और यदि शून्य कोटि के लिए बोले तो मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये आप लोगों का अभिक्रिया का वेग का भी मात्रक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आपको ये समझना चाहिए ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है जो कि एक नियतांक है और नियतांक का मान बढ़ने घटने से कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो आप इसको देखकर अंदाजा लगाते होंगे समानुपाती होगा, और समानुपाती होगा तो ग्राफ ऐसे खींच देंगे, जो कि गलत बात है कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। हम लोग दोस्त चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना भी आप लोगों को पीछे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराया गया दोस्त, उसमें आप लोग एक बात तो जरूर गौर किए होंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम में एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है। और जिन लोगों का भी शिकवा और शिकायत था कि किताब से कोई सवाल लड़ता नहीं है, दोस्त सवाल तो सभी लड़ते हैं लेकिन आपको समझकर पढ़ना होता है। बस यही चीज को वादा निभाने के लिए हम आपके साथ हमेशा जुड़े थे और जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न पर आते हैं कि इसमें क्या सवाल पूछा गया। बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा। आप लोग इसी क्वेश्चन को याद करेंगे, लेकिन हम बताते हैं कि आप किसी का भी कैसे हम लोग वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला ये वाला आपको अप्लाई करना है। ये अप्लाई यदि कीजिएगा लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। यदि आपसे बोलेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया निकालने के लिए तो n की जगह पर शून्य रखेंगे, और जैसे ही शून्य रखेंगे तो इसके जगह पर दोस्त क्या हो जाएगा 0-1 यानी कितना हो जाएगा -1, और क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। आप लोग अच्छे लोग हैं, और यदि घात का हम लोग गुना करेंगे, यहाँ पर एक छुपा रहता है तो -1 कम कितना हो गया -1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पर क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। वही यदि प्रथम कोटि के लिए रखेंगे तो यहाँ पर एक में से क्या हो गया 0, तो ये टोटल बाय 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स यानी प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, और यदि शून्य कोटि के लिए बोले तो मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये आप लोगों का अभिक्रिया का वेग का भी मात्रक है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कौन ऐसा अभिक्रिया है जिसके लिए अभिक्रिया के कोटि का वेग स्थिरांक और अभिक्रिया का वेग समान होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अभिक्रिया का वेग का मात्रक सेम होता है। ये दोस्त प्यारा सा बात है। और कोई आपसे पूछ दे कि समय इनवर्स या सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक है, तो आप लोग का प्रथम कोटि का है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा समय इनवर्स या फिर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये आप लोग का पहला सवाल सीख गए। पहला सवाल सीखे ही नहीं, यदि इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा अब आपसे बाहर नहीं आएगा दोस्त। फिर नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि जल में H2 और Cl2 का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया किया तो किस प्रकार की कोटि का एग्जाम्पल होगा। तो यदि एग्जाम्पल के लिए भी हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। देखिए हम आपको बताएं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल क्या याद रखिएगा। शून्य कोटि के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, तो कभी भी सतह पर जैसे अमोनिया का विघटन होता है, अमोनिया का जो विघटन होता है वो प्लेटिनम के सतह पर होता है, जो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है। आप यदि बैलेंस करने के लिए करना चाहे तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। वही यदि आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब एनसीईआरटी का बेहतरीन सा एग्जाम्पल आपको लेकर आए हैं। तो ये यदि टूटता है तो आप लोग किस किस में टूटता है, हाइड्रोजन में और आयोडाइड में। हाइड्रोजन में किस में, और आयोडाइड में। वही यदि बात कर ले आप लोगों का हाइड्रोजन और क्लोरीन यदि अभिक्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो 2HCl का निर्माण करता है। और ये तीनों एग्जाम्पल शून्य कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। और वही यदि बात कर ले हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के एग्जाम्पल में चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन होता है H2O और O2 में, चाहे हो सकता है आप लोगों का N2O5 का विघटन हो NO2 और O2 में, या हो सकता है आप लोगों का कि C2H4 मतलब एथीन का हाइड्रोजन के साथ योग हो तो आप लोगों का एथेन बन जाना, ये भी हम लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और तो और कभी आप लोगों से एथिल एसीटेट यानी CH3COO-C2H5 का जल अपघटन बोला जाए, जल अपघटन, तो ये जल अपघटन करने के बाद एसिटिक एसिड CCH3COOH और आप लोग का बनाता है क्या, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH का बनाता है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग आपको बताया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और एक लास्ट और इकलौता एग्जाम्पल है वो द्वितीय कोटि का होता है, जो इसी के जैसा होता है CH3COO-C2H5 और NaOH से हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग का क्या बनता है CH3COO
Na और हम लोगों का C2H5, ये C2H5OH, ये आप लोगों का क्या होता है, ये द्वितीय कोटि का अभिक्रिया का एग्जांपल होता है। ये तीनों आप लोगों का शून्य कोटि का अभिक्रिया का एग्जांपल होता है। और ये हम लोगों का क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जांपल होता है। अब आपसे लगता है कि दोस्त कहीं पर क्वेश्चन जाएगा, आपको एक एग्जांपल पूछा था, हमने 3 4 3 7 1 8 ऑब्जेक्टिव बताया आपको और 8 एग्जांपल भी समझाया। तो यदि इस चीज को आप लोग कंसेप्ट में आप लोग कॉपी पर नोट्स बनाते चलते हैं तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सा नोट्स आपके हाथों में होगा, जिसको संजो कर आप लोग एग्जाम की सुंदर सा माहौल में आप लोग अच्छा सा तैयारी कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। फिर बोल रहा है कि अभिक्रिया के वेग निम्नलिखित में से किस प्रकार से व्यक्त किए, तो अभिक्रिया कोटि। कभी भी याद रखिएगा कि अभिक्रिया का कोटि कैसे निकाला जाता है, तो अभिकारक के मोलर सांद्रता का जो घातों का योग होता है, इसका कितना है 2 और इसका कितना है 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 3, यानी इसका अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा 3। वही यदि बात कर ले कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग ये सीखे होंगे और बचपन से सीखते आए होंगे, कितना होता है 0.693 में क्या हो गया के। फिर ये सवाल कमाल का है, पता है जब आप लोग ऐसे निकालते हैं इसके लिए जब निकालते हैं अर्धायु का फॉर्मूला, तो क्या आता है T1/2 बराबर इस प्रकार से आता है 2R0 बाई में के, शायद इसी तरीका से आता है। ओहो, R0 बाई में 2K, R0 में क्या होता है 2K, R0 में क्या होता है 2K, यानी आपको लगता है कि अर्धायु जो है इसके समानुपाती होगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है जो कि एक नियतांक है और नियतांक का मान बढ़ने घटने से कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो आप इसको देखकर अंदाजा लगाते हो कि समानुपाती होगा, और समानुपाती होगा तो ग्राफ ऐसे खींच देंगे, जो कि गलत बात है, ये गलत है। वास्तव में आपका जो रियली जो समीकरण आता है वो कहां से आता है, इस समीकरण से आता है। देखिए R, देखिए इस तरीके से हम आपको बता रहे हैं सब एक्सप्लेन करके। देखिए T बराबर R0 माइनस R बाई में क्या होता है K, ये हम लोग का रियली समीकरण है यही वाला। तो ये जो भागा में जो K है ना इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी T इंटू क्या हो जाएगा K, ठीक है। और ये माइनस R इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस R इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस R हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस R, ठीक है। तो हम लोग इधर लेकर आते हैं प्लस R, ओके। और यहां पर क्या बच जाएगा R0। एक काम करते थोड़ा इसको और घुलाते मिलाते हैं और R को यहीं पर रहने देते हैं और हम लोग इसको उस साइड भेज देते हैं, यानी आपका कंसेप्ट इस प्रकार से हो जाएगा T माइनस T इंटू K प्लस में क्या हो जाएगा R0। दोबारा सुनिएगा समझिएगा। बोले कि ये सर कहां से आया, ये फॉर्मूला इसी से आता है। जब ये प्रारंभिक की मात्रा के आधा हो जाता है ना तो इसको T1/2 से दिखाते हैं और कट के इतना आता है, तो ये रहा। लेकिन कुल कंसेप्ट ये बताना चाहते हैं दोस्त, होता क्या है कि भागा में K इधर आता है तो क्या होता है गुना में T इंटू K होता है, और माइनस K इधर आता है क्या होता है प्लस। हमको ये चाहिए, ये हम लोगों का वास्तव में अभिकारक है जिसका मान बदलेगा। ये तो नियतांक है, वो प्रारंभिक मात्रा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, वो तो नियत रहता है। तो हम लोग उसको अकेला करते हैं और प्लस R इधर, प्लस TK उधर गया तो क्या हो गया माइनस TK हो गया। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगा। माइनस TK लिखे या प्लस माइनस TK लिखे या माइनस KT लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि लिखने से फायदा क्या होता है, ये समीकरण आपको तुलना करने में आसान हो जाएगा। y बराबर mx प्लस c, ये c नियतांक है तो R0 भी नियतांक है, इसका मान तो कोई बात ही नहीं है। ये ढाल ऋणात्मक है, ढाल ऋणात्मक कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे ना वो नीचे में ही आएगा। और किसके बीच में, तो समय है, यहां पर समय है और यहां पर क्या है K है। सॉरी, हाँ ठीक है, यहां पर mx होता है, ठीक K नहीं होता है mx होता है। y बराबर mx प्लस c, तो यहां पर x है और यहां पर क्या है t, तो x कौन बताता है ये ना, तो यहां पर क्या रखेंगे हम लोग t रखेंगे। और y के लिए क्या इस्तेमाल किया गया r, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे r लिखेंगे। अब बताइए m ढाल ऋणात्मक, इसका मतलब नीचे की ओर आएगा, तो हम लोग ग्राफ यही होता है और इसका एग्जाम में सवाल पूछा गया है, पूछा था और पूछता रहेगा। पहले ये बताइए किस समय कैसा ये रिलेशन है, तो ये कभी भी यदि समय का मान बढ़ेगा तो r का मान क्या होगा घटेगा, और बढ़ाएंगे तो और घटेगा, और बढ़ाएंगे तो और घटेगा, यानी समय के अनुसार इसकी सांद्रता क्या होती है घटती है। क्या होती है मेरे दोस्त, घटती है। क्या होती है, घटती है। यानी आप लोग याद रखें क्या कि अर्धायु जो होता है वो औसत आयु क्या, अर्धायु जो होता है अभिकारक के मोलर सांद्रता क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। आप लोग वहां से देखकर समानुपाती मत बात दिए क्योंकि ये नियतांक है, ये निर्भर नहीं करेगा। और इसलिए इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी दिया गया है, उसको हम लोग समेट ही लेते हैं। यहाँ पर दिया गया, इसमें पूछा गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन दिखाता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी। अब हम बताते नहीं चलेंगे, अब आपको मिलाते नहीं चलेंगे, अब आपको रटवाते नहीं चलेंगे, आपको याद रखना पड़ेगा।
फिर बोल रहा है कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है। मेरे भाई हम आपको बात बताया कि प्रतिक्रिया करने का दर कहने का मतलब क्या होता है, ये बात समझिए। प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर, तो अभिक्रिया का वेग। तो यदि हम लोग का कोई द्रव विलयन है तो बोलते हैं कि अभिक्रिया के वेग अभिकारक के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन यदि हम लोग का गैसीय अभिक्रिया है ना तो उसको हम लोग आंशिक दाब के रूप में व्यक्त करते हैं। क्योंकि हम लोग दो पद इस्तेमाल किए, मोलर सांद्रता भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गैसीय अभिक्रिया के लिए आंशिक दाब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग दोनों पद के लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करें जो दोनों बात को बता दे। तो एक प्यारा सा शब्द होता है, वो प्यारा सा शब्द होता है सक्रिय भार। सक्रिय भार यदि लगा दिए ना तो उसके लिए मोलरता भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आंशिक दाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी नाम दो है लेकिन काम एक है, इसी का नाम सक्रिय भार है। ओके, तो इसके लिए हम लोग किस पर निर्भर करना पड़ता है, सक्रिय भार पर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न करते हैं और ये आप लोग का सवाल बोल रहा है क्या, 7 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि dx बटे dt KH प्लस का पावर n, तो जब pH 2 से 1 कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा। ये जो सवाल बोला गया है दोस्त, इसको हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को समझिएगा। देखिए हम लोग कैसे इसका कंसेप्ट निकलता है। देखिए कभी भी यदि इस तरीके के सवाल हो तो पहले हम लोग H प्लस की सांद्रता के लिए बताते हैं 10 का पावर माइनस pH। ओके, तो 10 का पावर माइनस pH जब फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो कंसेप्ट क्या निकल के आता है, वास्तव में pH 1 से कितना हो गया है 2, यानी यहाँ पर हम लोग का pH में चेंजिंग कितना हुआ है 10 का पावर माइनस 2। जो यहाँ पर होगा बात ना, वही हम लोग का कोटि बताएगा। यदि हम लोग का pH में यदि एक परिवर्तन होता ना, 1 हो जाता तो हम लोग का क्या होता 1, और यदि 2 है तो अभिक्रिया कोटि कितना हो जाएगा 2। यही आसान सा सवाल था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि यदि इस प्रकार से कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो इस प्रतिक्रिया का अर्धायुकाल प्रतिकारक के सांद्रता से स्वतंत्र है। ठीक है, तो जानते हैं इस क्वेश्चन में एक बात यदि बोला कि अर्धायुकाल प्रतिकारक के सांद्रता, प्रतिकारक मतलब अभिकारक के सांद्रता से मुक्त है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ही बात कह रहा है। यदि इसमें कहीं पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जिक्र नहीं किया है, ये छोटा सा बात बता रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि T1/2 का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बटा में K, और इसमें आप लोग कभी भी देखिएगा अभिकारक नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये हम लोगों का सवाल का जवाब से एकदम ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी आप सब्जेक्टिव पूछ देगा कौन ऐसा अभिक्रिया जो प्रतिकारक के दर से स्वतंत्र होता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो एग्जैक्टली उसके लिए क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया प्रतिक्रिया का दर यानी वेग स्थिरांक, और के का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 बटा में क्या हो जाएगा t, और क्या हो जाएगा लॉग, और क्या हो जाएगा प्रारंभ की मात्रा, और क्या हो जाएगा अंत की मात्रा, प्रारंभिक अभिकारक और अंतिम अभिकारक। देखिए तो k बराबर 2 क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल का जवाब गलत दिया है, आप लोग सुधार लेंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस तरीके से 2.303। बताइए कितना समय लगा है, समय लगा है कितना दोस्त 10 मिनट, तो नीचे लिखेंगे 10। फिर लॉग प्रारंभ में कितना मात्रा था, तो प्रारंभ में कितना मात्रा था, तो प्रारंभ में कितना मात्रा था 100 लीटर, और बाद में कितना हो गया, तो 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिखते हैं और नीचे कितना लिख दिए 10। अब देखिएगा आप लोग क्या क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अब बताइए क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है, ये खत्म हो जाएगा, 1 से 1 तो खत्म हो गया, तो बच गया 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी 2.303 में कितना हो गया 10, और यही हम लोग का मिनट इनवर्स में आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए। यही सवाल का जवाब है। यदि गलत दिया तो आप लोग सुधार लेंगे, आप लोग अच्छे लोग हैं और तेज लोग भी हैं। बोल रहे कि कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया का दिखाता है, तो ये सवाल हो चुका है, हमने पीछे आपको बता दिया है। बोल रहे किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है। वास्तव में जो अभिक्रिया का जो दर होता है वो या तो हम लोग अभिकारक के मोलर सांद्रता के रूप में लिखते हैं या फिर उसके दाब के रूप में, आंशिक दाब के रूप में लिखते हैं, आंशिक दाब के रूप में। लेकिन हम लोग एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो मोलर सांद्रता को भी बता दे और आंशिक दाब भी बता दे। पता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है सक्रिय द्रव्यमान। ये सक्रिय द्रव्यमान ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो मोलर सांद्रता या फिर आंशिक दाब। समझे, तो यही तो कंसेप्ट है। फिर बोल रहे किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या होता है, तो आपको यह समझना चाहिए कि उत्प्रेरक का काम होता है हमेशा 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 अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। एनसीईआरटी में
यहाँ पर तो जवाब गलत दिया गया है, बोल रहा है कि अभिक्रिया के वेग को घटाता बढ़ाता है, जो कि गलत है। एनसीईआरटी में इसका बहुत अच्छा से उल्लेख किया गया है और ये बताया गया है कि जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है उसे उत्प्रेरक नहीं कहते, उसको हम लोग निरोधक कहते हैं। इसके लिए एक अलग नाम रखा जाता है जो अभिक्रिया का वेग को घटाता है, उसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, निरोधक। समझे? तो अब उत्प्रेरक का काम है हमेशा अभिक्रिया के वेग को क्या करना, बढ़ाना। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा संबंध सही होगा, तो जिसका भी अभिकारक के मूलर संयुक्त घातों का योग यदि शून्य निकाले तो इसका ही जोड़ेंगे तो कितना हो गया, शून्य। इसका निकालेंगे तो एक हो जाएगा, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, इसका भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा, लेकिन ये हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। फिर बोल रहा है कि अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। वास्तव में क्या होता है ना कि अभिक्रिया क्यों स्टार्ट होता है, ये पहले समझिए। अभिकारक के जो अणु होते हैं वो आपस में टक्कर करते हैं और सभी प्रकार के टक्कर से अभिक्रिया नहीं होती है। जिन टक्करों के कारण अभिक्रिया होती है उसको हम लोग प्रभावी टक्कर बोलते हैं। ठीक है, तो जब अभिक्रिया स्टार्ट हो गई मेरे दोस्त, तो अभिक्रिया स्टार्ट होने पर क्या होता है, तो जब अभिक्रिया स्टार्ट होगा तो अणु टक्कर करेगा और अणु को दूसरे के पास टकराने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना, कि ऐसे ही आपको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो ऐसे ही अणु को भी टकराने में तो ऊर्जा चाहिए, तो जिस ऊर्जा के द्वारा वो टकराता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलेंगे, सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे। समझे? फिर बोल रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और इकाई समान है। हमने पहले ही बताया था कि वो हम लोग का शून्य कोटि ही होता है और ट्रिक निकालने के लिए आपको बताया था क्या, लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स। आप लोग रख के देखिएगा, एक इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। यही इसका मात्रक हो जाएगा। वो क्या होगा, हम लोग का शून्य कोटि की अभिक्रिया। किस रासायनिक अभिक्रिया का दर समय के सापेक्ष क्या होता है, बढ़ता है, घटता है। देखिए आपको ये बताया कि शुरू में अभिकारक ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए अभिक्रिया क्या होता है ना, तेजी से होता है, लेकिन जैसे जैसे अभिकारक घटते जाएगा वैसे वैसे अभिक्रिया क्या हो जाएगा, धीरे। कभी आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए टंकी है, टंकी में पानी ज्यादा है तो शुरू में ज्यादा मात्रा में पानी निकल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे टंकी में पानी की मात्रा घटते जाता है वैसे वैसे पानी की मात्रा, निकलने वाली मात्रा भी कम होती जाती है। ठीक इसी प्रकार से अभिक्रिया होती है, शुरू में ज्यादा होता है और बाद में क्या होता है, घटते जाता है, यानी समय के सापेक्ष क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। हमने पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में ये बातों का उल्लेख किया कि देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये N2O5 का विघटन, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया, H2O2 का इसका विघटन, ये हम लोग का प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये जल अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लेकिन ये जो एक ऐसा इकलौता एग्जाम्पल उसमें बताए थे जो हम लोग का क्या था, वो द्वितीय कोटि का एग्जाम्पल था। कितने लोग जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जो पीछे के वीडियो में बताया, उस शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बताते हैं दोस्त, तो उसके लिए आपको बताया गया था क्या, कभी भी जैसे हम लोग अमोनिया का विघटन कराते हैं, अमोनिया का विघटन किसी सतह पर, तो सोना के सतह पर करते हैं, सॉरी सोना नहीं, प्लेटिनम के सतह पर हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है और इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ही एक और चीज हम बताया था क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का हम लोग सोना के सतह पर करते हैं, Au, तो हम लोग का क्या बनता है, H2 और क्या बनता है, I2, इस प्रकार से। तो चलिए ये आप लोगों का सवाल का जवाब है और इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार संपन्न होती है, तो आपको जो है बताना है कि इसमें से कौन संबंध सही है। देखिए कभी भी इस तरीके से यदि अभिक्रिया दिया जाए और आगे क्वेश्चन भी दिया गया है, तो हमेशा पहले याद रखना है कि जो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो हमेशा याद रखिएगा किस पर डिपेंड करेगा, जो मंद है उस पर, मंद के अभिकारक। तो मंद के अभिकारक कौन कौन है, तो ये नियतांक होता है, ये O हो गया और कौन हो गया, O3। जबकि वास्तव में हम लोग का रियल अभिक्रिया ये हो रहा है, इसमें तो अभिकारक हमको O3 ही है, तो ये O फालतू में आ गया ना। अब ये O को भगाने के लिए हम एक दिमाग लगाते हैं, अब O को भगाने के लिए हम लोग तिरुपद का इस्तेमाल करते हैं और इसमें आपको सीखना पड़ता है कि जो वेग स्थिरांक होता है, तो वेग स्थिरांक में उत्पाद की जो मोलर सांद्रता होता है वो ऊपर होता है और अभिकारक का जब मोलर सांद्रता होता है कहाँ होता है, नीचे होता है। यही तो कंसेप्ट है।
तो बोले कि सर इसका निकाल के क्या आचार डालेंगे, ये तीव्रता से वेग स्थिरांक क्यों निकल रहे हैं, पागल जैसा हरकत कर रहे हैं। तो दोस्त हमको यहाँ पर O3 ही चाहिए, ये O फालतू में, ये कमीना है, इसको भगाना होगा। तो बोले कि भगाने का तरीका क्या है, यहाँ पर O को अकेला छोड़ दीजिए। जैसे ही O को अकेले छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा KC, और यहाँ पर क्या हो गया O3, और वो गुना में O2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। अब इस O का वैल्यू यहाँ पर ले जाकर रखिए, तो यहाँ पर K है और क्या रखेंगे KC रखेंगे, और क्या रखेंगे O3 रखेंगे, और क्या रखेंगे नीचे O2 रखेंगे, और ऊपर कौन है तो O3 है। अब आप लोग सीखेंगे क्या कि यहाँ पर O3 एक है और यहाँ पर O3 एक है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर KC, ठीक है। और ये O3 का पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 हो जाएगा, और ये प्लस एक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी O2 का पावर कितना हो गया -1। तो ये हम लोग का आंसर हो चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। लेकिन पूछ देंगे किस कोटि की अभिक्रिया है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यानी सबसे पहले आप मंद पद देखिए, मंद पद को यहाँ पर लिखिए, और तीव्र पद से आप लोग यहाँ पर O का मान निकाल के यहाँ पर ले जाकर रख दीजिएगा। ऐसा सवाल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा सवाल को करा दे रहे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आएगा। देखिए ऐसा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग लिखना है, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा अभिकारक, और कौन सा अभिकारक हो जाएगा, जो मंद पद। अरे यार इसमें तो गजब किया है, इसमें हम लोग का दोनों पद जो है वो बोला गया है। तो ये पहला पद जो होता है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। पहला पद क्या हो जाएगा, तीव्र। ये शुरू वाला जो पद है ना वो कैसा होता है, तीव्र। ये मिस्टेक किया है, सुधार लेंगे, ठीक है। तो मंद पद कौन हुआ, तो मंद पद हम लोग का ये हुआ। तो इसमें लिखेंगे क्या, NOBr2, और क्या है NOBr2, और क्या हम लोग का NO, ठीक है। बोलेंगे ठीक है। तो सबसे पहले काम है कि अभिक्रिया के वेग को हमको किसके रूप में लिखना, तो जो मंद पद है उसके अभिकारक के रूप में लिखना है। यहाँ पर नियतांक के तौर पर क्या होता है, K होता है, नियतांक के तौर पर क्या होता है, K, ठीक है। अब बताइए कि इसमें अभिकारक में हमको क्या है, तो NO है, ये हम लोग का Br2 है, तो इसमें हमको NO ही रहने देना है, और ये NOBr2 को भगाना है। तो भगाने के लिए क्या करेंगे, तो जो अभिक्रिया हम लोग का तीव्र से हो रहा है उससे हम लोग वेग स्थिरांक निकालते हैं। यानी वेग स्थिरांक निकालने के मेरे पास क्या तरीका होगा, इसमें उत्पाद कौन NOBr2 ऊपर हो जाएगा, और जो हम लोग का अभिकारक है जो सांद्रता है कौन कौन NO, और कौन हो जाएगा हम लोग का Br2, तो ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि वहां पर NOBr2 की जगह पर रखना है, तो भागा में इधर जगह तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी KC की जगह पर आप क्या रखेंगे, NO रखेंगे, और क्या रखेंगे Br2। तो देखिए आप लोग रखिएगा यहाँ पर, तो K और NOBr2 की जगह पर रखिए, क्या रखिएगा, ये भागा में इधर है तो क्या हो गया गुना में, किसके जगह पर रखा जाएगा, ये तीनों किसके जगह पर रखा जाएगा, तो NOBr2 की जगह पर रखिए। तो K, KC, और क्या है NO, और क्या है Br2, और क्या है NO पहले से ही मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, एक और एक क्या हो जाएगा 2, K, KC, और क्या हो जाएगा NO का पावर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Br2। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, तो इसका कोटि 2 और इसका कोटि 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी इसका जो कोटि हो जाएगा अभिक्रिया कोटि वो कितना हो जाएगा 3। इसका सही जवाब क्या आंसर हो जाएगा, ये अभिक्रिया कोटि कितना हो गया 3। अब यही तो सवाल का जवाब था। अब चलिए सब अब हल्का हल्का सवाल है, बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया के दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो कभी भी याद रखिएगा दोस्त कि हमेशा जो गुना में जो 2 दिया है ना उसको कहाँ लिखेंगे, भागा में, ये भी बात सही है। लेकिन हाँ अभिकारक को किस में लिखते हैं, माइनस, सही है। B माइनस में लिखा गया है, हाँ लिखा गया है, ये भी सही है। क्या इसके आगे कुछ है, नहीं, तो सही है। और C जो है उत्पाद है उसको प्लस में लिखा गया, यानी आंसर क्या होगा, तीनों सही है। क्योंकि जो भी हम लोग का अभिक्रिया होता है तो उसको हम लोग इसी टर्म में लिखते हैं, यदि A है तो DA बटा में DT, B है तो DB बटा में DT, C है तो DC बटा में DT। लेकिन हाँ ये अभिकारक को माइनस माइनस और उत्पाद को क्या प्लस, और जो गुना में होता है उसको कहाँ लिखते हैं, भाग में लिखते हैं। यही तो कंसेप्ट है। बोले यदि समीकरण वेग बराबर इतना तो सांद्रण को स्थिर रखकर B के सांद्रतन को क्या गुना कर दिया गया, 3 गुना, यानी B के सांद्रता कितना गुना कर दिया गया, 3 गुना। तो जैसे ही यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तिथि का कितना हो जाएगा 9, यानी पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा 9 गुना। सवाल बहुत कॉमन है, छोटा है, आप खुद सोचिए कि ये हम नियत है तो पहले कुछ और था, अब यहाँ पर जैसे ही 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी पहले की तुलना में कितना हो जाएगा 9 गुना।
अभिक्रिया के वेग में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आप बताइए कि अभिक्रिया के वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक के अनुकता पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, सक्रियण ऊर्जा पर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, अभिकारक के संदर्भ पर निर्भर करेगा, लेकिन उसके अनुकता पर निर्भर नहीं करेगा। कितने अणु भाग लिए उससे कोई मतलब ही नहीं है। फिर बोल रहा है वही सवाल दोबारा दोहराया गया है। अब बताइए ए है तो डी ए बटा में डी टी, बी है तो डी बी बटा में डी टी, और सी है तो डी सी बटा में डी टी। लेकिन हाँ, अभिकारक को माइनस लिखा है और उत्पाद को प्लस लिखा है। लेकिन हाँ, जो गुणा में है उसको कहां लिखेंगे? भाग में। तो सब सही है। बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ताप, और ताप बस ताप पर निर्भर करता है, इसके अलावा कुछ पर नहीं निर्भर करता है। बोल रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होता है? तो आपको जानकारी के लिए बताया कि अर्धायु के लिए जो फॉर्मूला होता है T1/2 बराबर 0.693 बटे में लैम्डा, ये अर्धायु काल प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है और इसमें अभिकारक की मूलभूत सांद्रता नहीं है, इसलिए अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर नंबर बी। किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर करता है? तो निर्भर करता है सक्रिय मात्रा यानी सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बोले सर ये क्या है? तो या तो मोलर सांद्रता, कोई द्रवित अवस्था में विलयन है तो उसके लिए मोलर सांद्रता इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई अभिक्रिया गैसीय है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आंशिक दाब, और जो दोनों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय भार इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही शब्द प्यारा है, आप लोग जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों की जगह पर एक प्यारा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या? सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय भार। बोल रहा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि लीटर मोल इनवर्स का पावर n-1 सूत्र बताया है, और क्या बताया है? सेकेंड इनवर्स। तो द्वितीय कोटि की है तो 2 - 1 करेंगे, 2 में से 1 कितना हो गया? 1, यानी हम लोग का यही मात्रा हो जाएगा क्या? मोल इनवर्स को आगे लिखते हैं और लीटर को बाद में लिखते हैं सेकेंड इनवर्स। अब बताइए कौन आंसर हो गया? तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण इतना है तो अभिक्रिया कोटि क्या होगा? तो जो भी इसका जो घात होता है ना, वो घात को जोड़ते हैं। तो बताइए 1/2 और 1/2 ये बचपन का पढ़ाई है, और जो लोग नहीं समझे वो बहुत नादान है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है दोस्त? तो वेग स्थिरांक, सुनिएगा मेरे बात, देखिए वेग स्थिरांक के बराबर होता है, वेग स्थिरांक ऐसे बता रहे हैं, देखिए T1/2 बराबर क्या होता है? 0.693 बटा में के। ये हम लोग के इस्तेमाल करता है, कोई किताब लैम्डा भी इस्तेमाल कर सकता है। 0.693 बटा में के, यही हम लोग का वेग स्थिरांक है। और आपको पीछे भी बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होता है जो अभिकारक की मूलभूत सांद्रता से मुक्त होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वेग स्थिरांक के बारे में बोल रहा है, तो वेग स्थिरांक केवल तापक्रम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर। पीछे हमने बताया इस बात को। फिर बोल रहा है कि तनु NaOH की उपस्थिति में, तो ये आप लोगों को कितना बार पीछे पूछ दिया दोस्त, ये हम लोग का इकलौता हम लोग का सवाल था। CH3 CO C2H5 C2H5 इसको हम लोग एथिल एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, और ये हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराता है, तो हम लोग का 2 चीज बनता है, एक तो बनता है एथिल अल्कोहल और एक बनता है CH3 COONA, यही हम लोग का उत्पाद बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा क्या? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए तापमान गुणांक का मान कहां से कहां होता है? तो 2 से लेकर 3 के बीच होता है। और किसी अभिक्रिया में वेग स्थिरांक इस प्रकार से, तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा? तो उसके घातों को जोड़ देंगे, यहां पर 2 है और यहां पर 1, तो एक छुपा हुआ है और छुपा हुआ चीज को निकाल दिया जाए तो जवाब हो जाएगा n+1 और अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। इस प्रकार से आप इस सारे प्रश्न को हल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।